हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गनपॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप कैनरा बैंक में जॉइंट अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको सबसे पहले एक जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना होगा। कैनरा बैंक के किसी भी ब्रांच से आपको आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा, इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, जितने भी व्यक्ति हैं जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। ओके, तो चलिए अब फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही अपना जॉइंट अकाउंट का फॉर्म है और इसमें आपको 2 CIF शीट मिलेगी। बोले तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट है, ये एक पन्ने की होती है, आगे पीछे एक पन्ना। ठीक है, तो इसके जैसी आपको 2 मिल जाएंगी, जिसमें पहले वाले में आपको अपनी डिटेल भरनी है और दूसरे वाले में आपको अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है, जो आपके साथ में जॉइंट अकाउंट ओपन करा रहा है। ओके, इतना ही होता है। तो आपको अपनी भरनी है और दूसरे वाले शीट में अपने पार्टनर की भरनी है। तो फॉर्म कैसे भरना है वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, डेट लिख देनी है। डेट किस दिन की आएगी? उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, उस दिन की। और एक और बात, आपको जब फॉर्म सबमिट करने जाओगे तब आप और आपका पार्टनर दोनों ही बैंक में प्रेजेंट होने चाहिए एक ही टाइम पर। ओके, ये नहीं कि आपका पार्टनर कहीं और है, आप जाके फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, या आप कहीं और है, आपका पार्टनर जाके फॉर्म सबमिट कर रहा है, ऐसा अकाउंट नहीं खुलेगा। आप दोनों को ही बैंक में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्रांच नेम। तो ब्रांच नेम में आपको उस ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं विकासपुरी लिखा है, तो जहाँ पे भी आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं वो लिख देना है। अब यहाँ पे आपको ब्रांच कोड पूछा जा रहा है, तो ब्रांच कोड में आपको अगर पता है तो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं पता है आप खाली छोड़ दीजिएगा, बैंक वाले खुद भर लेंगे। अब एप्लीकेशन टाइप, तो यहाँ पे आपको न्यू पे टिक करना है, क्योंकि हम अभी न्यू अकाउंट खुलवा रहे हैं। यहाँ पे टाइप, अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल पे टिक करना है, क्योंकि हम नॉर्मल सा अकाउंट खुलवा रहे हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, तो इसलिए नॉर्मल पे टिक कर देना है। तो इस वाली शीट में सबसे पहले आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है, अपने पार्टनर का अभी इसमें कुछ भी नहीं भरना। ओके, जो दूसरी शीट मिली है अपने आप को, उसमें हम भरेंगे अपने पार्टनर की डिटेल, इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया रोहित। और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको लिखना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको अपनी कास्ट या सरनेम लिख देनी है। ओके, अब मैडन नेम, मैडन नेम किस लिए होता है? मैडन नेम नॉर्मली लड़कियों के लिए होता है, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी होती है उनके लिए। ठीक है, इधर क्या करना होता है उनको, जो शादी से पहले होता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, तब वो वाला नाम आता है, जो भी उनका नाम है वो आता है। और फिर मिडिल नेम होता है तो वो आता है, और जो उनका पेरेंट्स के साथ जब वो रहती थी तब उनका जो सरनेम है वो आता है। ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या है, आपको सबसे पहले डेट लिख देनी है, मंथ लिख देना है, फिर ईयर लिख देना है। ओके, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिख देनी है। जेंडर, जेंडर में अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक कर देना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देना है। ओके, और यहाँ पे मैरिड स्टेटस, मैरिड स्टेटस में क्या है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिड पे टिक कर देना है, और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड पे टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउसी। ओके, तो स्पाउसी मतलब क्या होता है, पति या पत्नी। ओके, की है तो आपको पति या पत्नी का नाम लिखना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मम्मी या पापा का नाम। तो जिसका भी आप यहाँ पे नाम भरेंगे उसके आगे टिक कर देना है। जैसे कि मैंने फादर का नाम लिखा है तो फादर के ऊपर एक बार टिक कर देना है, और यहाँ पे नाम डाल देना है अपने फादर का, मिडिल नेम अगर है तो डालना है, अदरवाइज सरनेम या उनकी कास्ट डाल देनी है। ओके, अगर आप मदर का नाम लिखेंगे तो मदर के ऊपर टिक करके अपनी मम्मी का नाम लिख देना है, और अगर स्पाउसी पति या पत्नी का तो पति या पत्नी के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि क्लियर होना चाहिए पर्सन कौन है। ओके, अब नंबर ऑफ डिपेंडेंस, बोले तो कितने लोग इस फैमिली में रहते हैं, तो यहाँ पे आए जितने भी रहते हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर के जितने भी हैं वो लिख देना है। अब यहाँ पे इलिटरेट, बोले तो अनपढ़, तो अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको येस पे टिक कर देना है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पढ़ना आता है, तो आपको नो पे टिक कर देना है। ओके, तो अब पूछा जा रहा है नेम ऑफ द गार्जियन। तो नेम ऑफ द गार्जियन आपको तब भरना है जब आपकी उम्र 18 साल से कम है। ओके, तब आपको गार्जियन का नाम लिखना है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे उनकी कास्ट लिख देनी है। और अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आपको ये दोनों में ही छोड़ देना है, और यहाँ पे रिलेशन विद फादर और रिलेशनशिप विद गार्जियन, तो इसे भी आपको छोड़ देना है। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब नेशनैलिटी पूछी जा रही है, नेशनैलिटी में आपको क्या करना है, इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं तो इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंट्री नेम, तो कंट्री नेम में भी आपको इंडिया डाल देना है। अब ऑक्यूपेशन टाइप, बोले तो आप कहाँ पे
क्या काम करते हैं, ओके, कहाँ बिजी हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर, ओके। और अगर आप मान लीजिए आप अपना खुद का काम करते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड टिक कर देना है, ओके। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ पे, और अगर स्टूडेंट वगैरह हैं तो स्टूडेंट पे, ओके। तो मतलब जो भी काम करते हैं उस हिसाब से आपको भर लेना। तो अब आ जाती है मंथली इनकम। तो जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आपको फिल कर लेनी है, 2000, 3000, 4000। तो जो भी आप महीने में कमा लेते हैं तो आपको वो अमाउंट लिख देना है कि इतना रुपीज़ हम महीने में कमा लेते हैं। अब रिलीजन बोले तो धर्म क्या है आपका, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, या कोई अदर है। अदर है तो आपको अदर पे टिक करके अपना धर्म का नाम लिख देना है, ओके। तो भैया नीचे चलते हैं आप कैटेगरी। तो कैटेगरी में आप जो भी हैं, मैं जर्नल हूँ, मैं जर्नल पे टिक कर दिया। आप SC OBC ST जो भी हैं उस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे पर्सन बोले तो अगर आप अपंग हैं या आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या आपको दिखता नहीं है, तो आपको क्या करना है, यस पे टिक कर देना है। इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या करना है, नो पे टिक करना है, यस पे बिल्कुल भी टिक मत कीजिएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोले तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आपको क्या है, यहाँ पे टिक कर देना है SSC में, ओके। और अगर आपने 10th क्लास पास नहीं की है, अभी 9th में है या 8th में है, या आपने पास नहीं किया, तो आपको क्या करना है, बिलो SSC में टिक कर देना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो HSC में टिक कर देना है। और अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको ग्रेजुएट पे टिक कर देना है, ओके। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो अगर जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसे भरना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ या सिटी ऑफ बर्थ। तो जिस भी सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई, बिहार, झारखंड, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो लिख देना है। मेरा दिल्ली में हुआ है, मैंने दिल्ली लिख दिया है, ओके। और यहाँ पे सिटीजनशिप, यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है, इंडियन कर देना है, कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब जो भी आपका सिटीज़न है वही लिखना है, इंडिया लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे आपसे कंट्री वाले में आपको क्या करना है, यस पे टिक कर देना। और यहाँ पे आपसे पैन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, आपको पैन कार्ड का पूरा नंबर दे देना है, ओके। अब आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर अपना ही लिखना है, किसी और पर्सन का बिल्कुल मत रखिएगा, अपना जो आपके पास रहता है, ओके। और अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा, ओके। अब ईमेल आईडी पूछी जा रही है, यहाँ पे आपको अपनी ही ईमेल आईडी डालनी है और किसी की ईमेल आईडी नहीं डालनी है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जा रही है। आप यहाँ पे आधार कार्ड भी लिख सकते हैं और आधार पे टिक करके पैन कार्ड भी लिख सकते हैं, ओके। तो कुछ भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी में। तो मैंने आधार कार्ड पे टिक कर दिया है, तो आधार कार्ड पे टिक करके आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर डाल सकते हैं और आधार कार्ड आपका कब इशू हुआ है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे इशू लिखना है जब आधार कार्ड आपका इशू है, इशू डेट, ओके, कि कब बना था। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, जैसे कि इधर करंट पे टिक कर देना है और रेजिडेंट पे टिक कर देना है, ओके, कि अभी आप कहाँ पे करंट में रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिख देना है, जैसे कि एड्रेस के सामने यहाँ पे कंप्लीट अपना एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पे सिटी या विलेज, तो जहाँ आपकी जो भी सिटी या विलेज है वो यहाँ पे लिख देनी है, ओके। अभी स्टेट मेरा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दिया। आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट लिख देना है, ओके। पिन कोड, आपके जो भी पिन कोड है एरिया का वो पिन कोड लिख देना है। अब अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है, मान लीजिए कोई दुकान हो जाती है, ठीक है, या कोई दूसरा घर हो जाता है, तो अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग पे आपको टिक कर देना है। और जो भी है, मान लिया अगर दुकान है तो यहाँ पे बिजनेस पे टिक करना है, और अगर घर ही है तो यहाँ पे क्या, रेजिडेंट पे टिक करना है, ओके। या अगर कोई ऑफिस है तो ऑफिस पे टिक कर देना है, ओके। तो वो फिर दुकान का एड्रेस दे देना है या ऑफिस का एड्रेस दे देना है, और यहाँ पे सिटी वगैरह लिख देना है, पिन कोड वगैरह दे देना है। और इसके साथ इसको प्रूफ करने के लिए कि ये घर आपका ही है, उसके साथ आपको बिजली का बिल लगा देना है, ओके। तो भाई ये नीचे चलते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे सेम एज करेंट बोले तो ऊपर वाला ही हमारा एक लौता एड्रेस है, वही इस पर टिक कर देना है। अब भैया नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है, एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है जैसे कि मैंने बताया था। और यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं ब्लैक इंक से, ओके। ब्लू इंक से बिल्कुल मत करना, ये वाला सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक से होगा। बेशक आप फॉर्म पूरा ब्लू इंक से भर दीजिए, लेकिन सिग्नेचर आपको
ब्लैक इंक से ही करने हैं। ओके, हम यहाँ तो यहाँ पे आप आपसे प्लेस पूछी जा रही है, तो प्लेस में आपको अपना स्टेट लिख देना है। जैसे कि मैंने दिल्ली लिख दिया। आपका जो भी स्टेट है, बिहार, झारखंड, मद्रास, मतलब जो भी स्टेट है आपका वो लिख देना है। और यहाँ पे डेट में आपको डेट लिख देनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, उस दिन की डेट। ओके, तो इसी के साथ आपका जो CIF शीट है वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, जो फर्स्ट CIF शीट है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपके पास इसके जैसी दूसरी CIF शीट होगी। ओके, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है। ओके, जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरी, ठीक वैसे ही हमें सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है। उसमें आपको कुछ भी अपना नहीं करना है, बस ऊपर जो डेट वगैरह वो सारी सेम रखनी है। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसमें जो डेट है वो डेट सेम रखनी है आपको। ब्रांच का नाम, ब्रांच का कोड, और यहाँ पे न्यू, और ये अकाउंट टाइप, ये सारी चीज़ें आपको सेम रखी हुई हैं। ओके, बाकी नीचे से ये जो सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल जब भरेंगे तो ये सारे सेकंड एप्लीकेंट का ही आएगा। ओके, इसमें आपको अपना कुछ नहीं करना है। तब आइए नीचे चलते हैं। अब मान लीजिए आपने दोनों CIF शीट भर ली है, उसके बाद आपके पास कुछ ये वाला फॉर्म आएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे आपको अब डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, और ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बैंक वाले खुद फिल करेंगे। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट में टिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन, तो किस टाइप का मोड ऑफ ऑपरेशन चाहिए। तो हम जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो जॉइंट अकाउंट में सेल्फ तो अपने को बिल्कुल भी टिक करना नहीं है। ओके, तो आपको कुछ ये ऑप्शन मिल जाते हैं जॉइंट अकाउंट के लिए। तो इसमें जो मेन दो होते हैं वो आइदर और सर्वाइवर और जॉइंटली ऑपरेट होता है। ओके, तो इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले आइदर और सर्वाइवर के बारे में देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली में है और एक व्यक्ति मुंबई में है। ओके, ये दोनों का अकाउंट जो है जॉइंट अकाउंट खुल रखा है आइदर और सर्वाइवर के मोड में। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए दिल्ली वाले व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। ओके, तो ये दिल्ली वाला व्यक्ति बैंक में जाता है और बैंक में एक चेक को साइन करके दे देता है, और बैंक जो है इसको पैसे दे देता है। ओके, इधर जो है मुंबई वाले व्यक्ति के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, दिल्ली वाले व्यक्ति खुद गया, एक अकेले उसने सिग्नेचर किए और उसको पैसे मिल गए। ओके, आइदर और सर्वाइवर में ये होता है कि भाई दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, और जब मुंबई वाले व्यक्ति को चाहिए होंगे तो मुंबई वाला व्यक्ति जाके पैसे निकाल सकता है, दिल्ली वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी उधर। ओके, अब जॉइंटली ऑपरेट में क्या होता है, इसमें मान लीजिए दिल्ली में है एक व्यक्ति, मुंबई में है एक व्यक्ति। अब दिल्ली वाले व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, वो यहाँ पे बैंक में आता है, एक अपने चेक पे साइन करता है, तो बैंक वाले बोलते हैं कि भैया आपको पैसे नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है कि जब आपका मुंबई वाला व्यक्ति आके इस चेक पे साइन करेगा, बोले तो जब एक चेक पे दोनों अकाउंट होल्डर के साइन हो जाएंगे तब जाके वो चेक में पैसे निकलेंगे। ओके, कि मतलब पैसे निकालने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है। तो अब आप देख लीजिएगा कि कौन सा फिल करना है। मेरी मानिएगा तो आप आइदर और सर्वाइवर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि जॉइंटली में क्या होता है दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को एमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाता है और एक और चीज़, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको आइदर और सर्वाइवर में ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जॉइंटली वाले में टिक करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड जो है नहीं मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं कैसे। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट को चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने टिक कर देना है, सेकंड एप्लीकेंट को चाहिए तो सेकंड एप्लीकेंट के सामने टिक कर देना है। और आपका डेबिट कार्ड के ऊपर क्या नाम रहेगा, फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए फर्स्ट वाले कॉलम में जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा, और सेकंड वाले अकाउंट होल्डर के लिए, एप्लीकेंट के लिए सेकंड वाले कॉलम पे अपना नाम लिख देना है, या जो भी आप अपने कार्ड के ऊपर नाम प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख देना है। ओके, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको क्या है, चेकबुक के ऊपर यस पे टिक कर देना है। और अगर एसएमएस अलर्ट चाहिए तो यहाँ पे यस कर देना। फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो यस कर देना, अदरवाइज़ नो कर देना। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस कर देना, नहीं चाहिए तो नो कर देना। पासबुक मेरे हिसाब से आपको यस ही करना चाहिए। ओके, और स्टेटमेंट वगैरह अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मेरे हिसाब से अगर आपने पासबुक ले ली है तो आपको स्टेटमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो आइए नीचे चल लेते हैं। तो ये आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आ जाता है DA1 फॉर्म। ओके, तो इसमें क्या करना होता है,
ये फॉर्म किस लिए होता है, मान लीजिए अगर कभी आपकी डेथ हो जाती है या आप मर जाते हैं, तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो किस व्यक्ति को मिलेगा, ओके, किसको आप देना चाहते हैं, ये चीज़ आपको बैंक को बतानी होती है। और ये कैसे बताओगे, ये आप बताओगे इस फॉर्म के ज़रिए। ओके, तो ये कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वी या आई बोले तो अब जॉइंट अकाउंट है तो एक व्यक्ति का नाम नहीं, दोनों व्यक्ति का आएगा, ठीक है ना। जो दो बंदे ने अकाउंट खुलवाया है उन दोनों का आएगा। मान लीजिए रोहित है तो रोहित प्लस रानी, ठीक है, तो उन दोनों का अकाउंट है तो रोहित शर्मा और रानी शर्मा का दोनों का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ब्रांच का नाम आ जाएगा, जैसे कि मैंने लिख लिया विकासपुरी, तो जो भी आपके ब्रांच का नाम है वो लिख लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि पासबुक पे नॉमिनी का नाम शो हो तो आपको क्या करना है, इस पर टिक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि पासबुक पे नॉमिनी का नाम शो ना हो, नहीं दिखाना चाहते आप नाम को, तो इसमें आपको टिक नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पे क्या है, ये अकाउंट नंबर, सबसे पहले अकाउंट नंबर देख लेते हैं। तो अकाउंट नंबर किसका आएगा, अकाउंट नंबर आएगा नॉमिनी का, ठीक है, क्योंकि अभी हमको तो मिला नहीं है, तो इसलिए जो नॉमिनी का, जिसको हम नॉमिनी बना रहे हैं, तो उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा। और उसका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं, डिटेल ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम पूछा जा रहा है, नॉमिनी का नेम, ठीक है, तो नॉमिनी का नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना और नॉमिनी की कास्ट लिख देनी है। ओके, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो। अब मोबाइल नंबर, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी ऊपर जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। अब रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो आपको बता देना है। मान लीजिए फादर है तो फादर लिख दिया, मदर जो भी है वो लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया ये जो डिटेल मतलब फादर है किसके हैं, तो ये फर्स्ट एप्लीकेंट के होंगे, ठीक है, सेकंड एप्लीकेंट का नहीं होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एज, तो जो भी उनकी एज है यहाँ पे एज लिख देनी है। और अब आइए नीचे चल लेते हैं, यहाँ पे आपको एक अपने साइन कर लेने हैं, ठीक है, ब्लैक इंक से ही आपको साइन करने हैं। और मान लीजिए अगर आपको साइन नहीं करने आते हैं तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे आपको अपने साइन कर लेने हैं और यहाँ पे अपने पार्टनर के सिग्नेचर करा देने हैं। मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति है जिसको साइन करने नहीं आते हैं, वो अंगूठा लगाएगा, तो आपको जो भी अंगूठा लगाएगा तो विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट एप्लीकेंट अंगूठा लगाता है या सेकंड एप्लीकेंट लगाता है तो आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों में से अगर कोई भी एक व्यक्ति अंगूठा लगाता है तो आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो विटनेस कैसे, यहाँ पर आपको विटनेस का नाम लिख देना है, यहाँ पे विटनेस का एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे विटनेस के सिग्नेचर करा देना है, ठीक है। इधर का विटनेस का नाम लिख देना है सेकंड विटनेस के लिए, विटनेस का एड्रेस लिख देना और यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। तो भैया नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, प्लेस और डेट लिख देनी है। जो भी आपको प्लेस है, स्टेट का नाम और डेट जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर देने हैं। ओके, तो भैया नीचे चलते हैं, तो नीचे आपका फॉर्म ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्म कैसे भरना है आपको पता चल गया होगा। तो जॉइंट अकाउंट आप अब खोल लोगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।